बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वैस खान, आपका फिजिक्स टीचर। प्रीवियसली हम टॉपिक पढ़ रहे थे रेजोनेंस में हमने फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस को से स्टार्ट लिया और रेजोनेंस को समझने की कोशिश की। तो रेजोनेंस की प्रीवियस डिस्कशन से हम रेजोनेंस को डिफ़ाइन करने वाले हैं कि रेजोनेंस को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि रेजोनेंस को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। रेजोनेंस है स्टूडेंट्स, इट इज़ द फिनोमिना in which amplitude of vibration increases. Amplitude of vibration increases when स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली जो डिस्कशन की है उसमें से हमें ये पता चल रहा था कि जो एम्पलीट्यूड है रेजोनेंस पे इंक्रीज़ तो करता है, लेकिन इंक्रीज़ कब करता है? जब फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं। फ्रीक्वेंसीज कौन सी मैच करती हैं? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो हम उस पर फोर्स एक्सटर्नली जो अप्लाई कर रहे थे, फोर्स बिकम्स इक्वल टू वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज of the harmonic oscillator. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस को हमने इस तरह से डिफाइन किया स्टूडेंट्स कि ये कोई ऐसा फिनोमिना है जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करता है। और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कब इंक्रीज करता है? जब एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, इक्वल आ जाती है किसके? वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ये इक्वल आ जाती है अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी, तो तब रेजोनेंस आकर करती है और तब क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाता है। और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाता है तो इसका मतलब है कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रेजोनेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, रेजोनेंस में इस रेजोनेंस का जो फिनोमिना है इससे कई हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का सामना भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं कि इसके कौन कौन से एडवांटेजेस हम ले सकते हैं। तो एडवांटेजेस में सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस, कौन कौन से इसके एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला हम यहाँ पर करेंगे ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। स्टूडेंट्स, रेडियो की ट्यूनिंग में रेजोनेंस कैसे इन्वॉल्व होती है ये हम देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने रेडियो अगर देखा हो घर में, तो जो रेडियो सेट होता है वो कुछ यूं आप देख सकते हैं। उस पे एक एंटीना स्टूडेंट्स लगा हुआ होता है, जिसे आप एरियल भी उसका कह सकते हैं। और उसके एक साइड पर एक घुमाने वाला नॉब लगा हुआ होता है, नॉब। और यहाँ पर उसका डायल हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है जहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी की एक रेंज दिखाई गई होती है। तो हम इस फ्रीक्वेंसी रेंज को यहाँ पर शो कर लेते हैं कि यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी की रेंज शोन है, और हम उस नॉब को घुमा के यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे रेडियो सेट की कितनी हो चुकी है। तो इसमें स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब हम
किसी एक रेडियो स्टेशन को, एक चैनल को सुनना चाहते हैं, जैसा कि आपने कोई एक चैनल सुनना है, मैं उसका नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ FM 100। तो FM 100 का मतलब है कि उस चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 100 मेगाहर्ट्ज़। या आप कोई और एक चैनल सुनना चाहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी है 101 यानी 101 मेगाहर्ट्ज़। तो इनमें से कोई चैनल अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप कैसे इसे सुन सकते हैं? आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस नॉब को घुमाएंगे। ये जो नॉब है ये कनेक्टेड है एक वेरिएबल कैपेसिटर के साथ। तो ये इस रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कैसे करेगा? ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, वो है 1/2 पाई LC√, जिसमें C जो है उस वेरिएबल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। तो जैसे जैसे हम स्टूडेंट्स यहाँ इसको घुमाएंगे, हम वेरिएबल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज करेंगे। कैपेसिटेंस चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, यानी कि ये जो रिसीविंग सेट है हमारे पास, रेडियो रिसीवर है, इसकी फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे हैं। और जब इसकी फ्रीक्वेंसी घुमाते घुमाते हम इसकी फ्रीक्वेंसी 100 के इक्वल कर देंगे या 101 के इक्वल कर देंगे, तो तब क्या होगा कि हमारे इस रिसीवर की फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी जो कि इस 101 या 100 के ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी थी। तो जब दोनों फ्रीक्वेंसी ये मैच कर जाएंगी, फ्रीक्वेंसीज के मैच करने से हमने ये पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करता है या एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है। तो जब हमारे टीवी इस रेडियो रिसीवर की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी उस फ्रीक्वेंसी के साथ, उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हम वो चैनल, वो स्टेशन सुनना शुरू कर देंगे। तो ये जो हमारे पास ट्यूनिंग ऑफ रेडियो था, ये हमारे पास एक एडवांटेज था, ये इसकी एक एप्लीकेशन भी थी। ऐसी जो एप्लीकेशन है इसकी, या ऐसी जो रेजोनेंस है स्टूडेंट्स, इसे हम इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अब ये चैनल हमने कैसे सुनना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स, देखिए अब ये जो 100 और 101 मेगाहर्ट्ज़ या इसके अलावा जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज के हमारे पास FM चैनल्स या FM रेडियो स्टेशंस होंगे, उनकी वेव्स यहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट थी एटमॉस्फेयर में, यानी 101 की भी, 101 की, 102 की, 100 की, 92.7 की, जितने भी ये चैनल्स हैं उन सब की जो वेव्स हैं यहाँ पर, रेडियो वेव्स सारी की सारी यहाँ पर प्रेजेंट थी। लेकिन जब हम तब तक कोई भी चैनल सुन नहीं सकते थे जब तक कि हमारे इस रेडियो रिसीवर की फ्रीक्वेंसी इनमें से किसी एक चैनल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए। तो हमने सपोज 100 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का चैनल अगर सुनना था तो हमें क्या करना पड़ा, हमें नॉब को घुमाना पड़ा। नॉब को घुमाएंगे तो उसकी वजह से हमारे रिसीवर की फ्रीक्वेंसी इनमें से किसी एक रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी और हम वो चैनल व्यू करना, उसे सुनना स्टार्ट कर देंगे। ये हमने जो एग्जांपल पढ़ी है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एक एग्जांपल है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स चलते हैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन या सेकंड एडवांटेज की तरफ, जो कि है हीटिंग ऑफ फूड। खाने को गर्म करने के लिए स्टूडेंट्स हम माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन जो है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसे माइक्रोवेव ओवन ही क्यों कहते हैं। ये जो माइक्रोवेव ओवन है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा हमारे पास ये एक एप्लीकेशन है जिसमें हम खाने को गर्म करते हैं बाय यूजिंग द माइक्रोवेव्स। अब ये जो माइक्रोवेव ओवन है स्टूडेंट्स, इसमें लगा होता है एक हमारे पास कंपोनेंट जिसे हम मैग्नेट्रॉन कहते हैं। अब ये जो मैग्नेट्रॉन है स्टूडेंट्स, ये प्रोड्यूस करता है माइक्रोवेव्स। और कौन सी माइक्रोवेव्स ये प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स? जिनकी वेवलेंथ होती है 12 सेंटीमीटर्स और इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 2450 मेगाहर्ट्ज़। ये फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि इनकी जो वेवलेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और फ्रीक्वेंसी है 2450 मेगाहर्ट्ज़।
अब ये माइक्रोवेव्स ही हमें यूज़ क्यों करना पड़ी और यही फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर हमें क्यों यूज़ करना पड़ी? तो स्टूडेंट्स देखिए, ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास जो भी फूड हम गर्म करना चाहते हैं उस फूड में वाटर या फिर फैट्स तो शामिल ज़रूर होते हैं। फैट्स ना भी शामिल हों तो कम से कम वाटर तो उसमें ज़रूर मौजूद होता है। तो अब ये जो वाटर या जो फैट्स हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है ना स्टूडेंट्स, दैट इज़ 2450 मेगाहर्ट्ज़ और उनकी जो वेवलेंथ है वो 12 सेंटीमीटर्स है। तो फिर इसका मतलब है कि अगर हम यूं करें कि किसी एक खाने को हम माइक्रोवेव ओवन में रख देते हैं और माइक्रोवेव ओवन को ऑन कर देते हैं, तो इसका मतलब होगा कि जो मैग्नेट्रॉन हमारे पास यहाँ पर हमने एक जो कंपोनेंट लगाया है वो क्या करेगा, माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करेगा 2450 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की। अब ये फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इक्वल है वाटर और फैट्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के। जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज रेजोनेट हो जाती हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ करेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ करने का मतलब है कि जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा फूड होगा स्टूडेंट्स वो हीट अप हो जाएगा। यानी वो जो एनर्जी होगी यहाँ पर जो वाइब्रेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ऑसिलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, किसी एनर्जी की वजह से कर रहे हैं ना, तो ये जो उनकी एनर्जी होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी और जो हमारा खाना होगा वो इसकी वजह से गर्म हो जाएगा। अब ये जो एप्लीकेशन हमने पढ़ी है माइक्रोवेव ओवन की, इस एप्लीकेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस, ये हमारे पास जो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, इसी तरह से ट्यूनिंग ऑफ टीवी सेट, उसमें भी हम रेजोनेंस ही यूज़ करते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहते हैं। और जो माइक्रोवेव ओवन हम इसकी एप्लीकेशन यूज़ की है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में गिवन है, वो है MRI। MRI ये स्टूडेंट्स एक्चुअली NMRI होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। लेकिन ये न्यूक्लियर का खौफ, न्यूक्लियर अगर नाम में हम शामिल करेंगे तो इसका एक फोबिया रहेगा आवाम को, इसलिए इसका ये N हटा के हम सिर्फ इसे MRI कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसे कहते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की बात की थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात की, अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है स्टूडेंट्स, ये एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है इससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज़ को मैच करके हम क्या कर सकते हैं, इससे इमेजिंग जो करते हैं उससे हमें जो डायग्नोसिस में जो हमें है वो हेल्प मिल सकती है। जैसे इसमें हम यूँ करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई हम करते हैं वो उस फ्रीक्वेंसी को हम मैच करवाते हैं टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। अब इस तरह से जब रेजोनेंस इनमें प्रोड्यूस होगी, रेजोनेंस अकर करेगी, तो उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो इंक्रीज़ होगा, एनर्जी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से हम कुछ इमेजेस वहाँ से ले लेते हैं और वो जो इमेजेस हैं उन्हें देख के हम क्या कर सकते हैं, उससे कुछ उसका मर्ज़ का या बीमारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो थे स्टूडेंट्स हमारे पास इसके ये तीन फ़िलहाल जो हमारी बुक में गिवन है उन्हें हमने डिस्कस किया, ये इसके एडवांटेजेस थे। अब इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ चलते हैं कि डिसएडवांटेजेस इसके कौन कौन से हैं। डिसएडवांटेजेस में स्टूडेंट्स अगर हम चलें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग स्पैन ब्रिज। लॉन्ग स्पैन ब्रिज एंड
सोल्जर्स। स्टूडेंट्स, ये आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा कि जैसे कोई एक ब्रिज है, इसका लॉन्ग स्पैन है, बड़ा लंबा एक ब्रिज है और उसके वो पिलर्स के बगैर उसे खड़ा किया गया है। तो उसमें अब ऐसा है कि अगर उस लॉन्ग स्पैन ब्रिज के ऊपर से सोल्जर्स गुजरते हैं, अगर एक आदमी गुजरता है तो एक आदमी के गुजरने से, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि जब हम पैदल चलते हैं तो हम ज़मीन पर नीचे और पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, नीचे और पीछे की तरफ। तो हम पीछे को ज़मीन को धकेलते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेलती है और हम पर ऊपर की तरफ भी फोर्स लगा के रखती है, जो कि बैलेंसिंग फोर्स है। तो अब ये देखिएगा कि ये जो हम चल रहे हैं अपने रूम में, हम यही अगर चलते हैं एक ब्रिज पर, तो हम उस पर नीचे और पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं, और पुल जो है, ब्रिज जो है, वो हम पर आगे की तरफ और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। अब ये जो हम फोर्स ब्रिज पर लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गई अप्लाइड फोर्स, जिसे आप पीरियोडिक फोर्स कह लें। और ये एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, आप जब वॉक कर रहे हैं उसके ऊपर, तो डेफिनेट इंटरवल के बाद आप उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं। अगर तो एक सिंगल पर्सन मूव कर रहा है तो इट मेक्स नो डिफरेंस टू द नो डिस्टर्बेंस टू द ब्रिज। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक दस्ता आर्मी का गुजर रहा है, जिसमें कुछ 100-200 जवान हैं, और वो जिस तरह से मार्च करते हैं कदम से कदम मिलाकर, अगर वो उसी तरह से चलेंगे तो स्टूडेंट्स ज़रा देखिएगा, अगर एक आदमी पुल पर फोर्स लगा रहा है तो वो तो हो गई एक फोर्स, और अगर 100 सोल्जर्स फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब है अब एक फोर्स नहीं बल्कि 100 फोर्सेस लग रही हैं, यानी कि जो रिजल्टेंट पीरियोडिक फोर्स होगी वो इंक्रीज़ हो गई होगी। तो जो रिजल्टेंट फोर्स जब इंक्रीज़ हो चुकी है, उसकी फ्रीक्वेंसी अब अगर मैच कर जाती है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज, तो इसकी वजह से क्या होगा, रेजोनेंस अगर करेगी, और रेजोनेंस अगर करती है तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी पुल जो है वो बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा। एनर्जी एब्जॉर्प्शन क्योंकि अब मैक्सिमम है, तो अब पुल के गिरने के चांसेस इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो ये इसे हम इस रेजोनेंस को हम कहते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस, मैकेनिकल रेजोनेंस। और अब स्टूडेंट्स, जब आर्मी के सोल्जर्स अब गुजर रहे होंगे अब एक ब्रिज में से, ब्रिज के ऊपर से, इसका मतलब है कि पुल के टूटने का खतरा होगा। इसलिए आर्मी के ट्रूप्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि जब वो किसी ब्रिज से गुजरें, दे आर इंस्ट्रक्टेड टू ब्रेक देयर मार्च, टू ब्रेक देयर स्टेप्स। उन्हें अपने स्टेप्स को ब्रेक करने के लिए कहा जाता है कि अब आप कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे, क्योंकि कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे तो फिर इसका मतलब है कि रिजल्टेंट पीरियोडिक फोर्स इंक्रीज़ नहीं होगी। तो रिजल्टेंट जो पीरियोडिक फोर्स अगर वो इंक्रीज़ नहीं होगी तो इसका मतलब है कि अब रेजोनेंस के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से पुल के गिरने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास डिसएडवांटेजेस में से एक पहला, जिसे हमने लॉन्ग स्पैन ब्रिज एंड सोल्जर्स का नाम दिया। दूसरा हम बात कर लेते हैं रोटर्स ऑफ हेलीकॉप्टर। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं, हेलीकॉप्टर के ऊपर एक बड़ा सा एक पंखा होता है, ब्लेड्स आपने उसके देखे होंगे, मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो फिर उससे लिफ्ट मिलती है और वो मूव करता है। तो कई हेलीकॉप्टर्स स्टूडेंट्स इस तरह से होते हैं कि जिनके ऊपर एक रोटर नहीं बल्कि 2 रोटर्स लगाए गए होते हैं। तो 2 रोटर्स के लगाने का एक तो मकसद ये होता है कि उनका एंगुलर मोमेंटम जो है उसे कंट्रोल किया जा सके, और अगर अब देखें कि उन दोनों रोटर्स की अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है ना, तो फ्रीक्वेंसी के मैच करने से क्या होगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ करेगा और एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाएगी। एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी तो अब जो हेलीकॉप्टर के अंदर वाइब्रेशन होंगी वो बड़े एम्पलीट्यूड की होंगी, और जो हेलीकॉप्टर है उसे कोई ना कोई नुकसान होने का खतरा होता है। इसलिए जब भी कोई मशीनरी बनाई जाती है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स के उनमें उसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स की फ्रीक्वेंसी कभी भी मैच ना करे, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो रेजोनेंस
रेजोनेंस अगर करेगी और उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था रेजोनेंस। इसके हमने इसे डिफ़ाइन किया, इसे एक्सप्लेन किया और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। अब नेक्स्ट इस चैप्टर की एक्सरसाइज के लिए हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।